भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए बने। आदिवासियों के लिए अलग से जनजाति मंत्रालय भी बना, शिक्षा नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, राजनीति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से बहुत सी चीजें बनी। लेकिन एक बड़ा सवाल उस समय था कि जमीन पर अधिकार किसका होगा। जमीन का बंटवारा होने लगा, तो उसके लिए फिर वो बनने लगे, क्या बोलते हैं, भूरा गए क्या, सेटलमेंट। 1950 राजेश क्या कर रहा है? सेटलमेंट है ना सर। अपना माइक को थोड़ा बंद कर लेंगे सर, रामावतार गुरु सर। और लाते यार। वो गाड़ी में वो स्पीकर है। रामावतार गुरु सर माइक बंद कर लेंगे। चालू है सर? हाँ ठीक है। हाँ, तो सेटलमेंट के कागज में ये कहा गया कि भाई जो जितना जोतता है कमाता है खेत, उतना जमीन उसको मिलेगा पट्टा में, खाता में। अब जब सर्वे के लिए हमारे क्षेत्रों पर आए सरकारी अधिकारी लोग, तो पूछे कि भाई आप कितना खेत जोतते हैं, कितना में खेती करते हैं, तो जो जितना बताया उतने का उसका खाता बना। मान लीजिए किसी ने कहा 50 एकड़ जमीन, तो 50 एकड़ का उसका खाता बना, है ना, सेटलमेंट के साथ उसको जमीन मिला। किसी ने कहा 40 एकड़, तो 40 एकड़ का उसका खाता बना। किसी ने कहा 60 एकड़, तो 60 एकड़ का खाता बना। इस प्रकार से हमको जमीनों का आवंटन हुआ और सेटलमेंट के कागज के तहत हमको जमीन मिले। और हम लोगों के पास बाद जो जमीन बचा, उस जमीन को बड़े बड़े जो जमींदार थे या पुरोहित थे, उन्होंने 400 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ अपने नाम पर खाता बनाया। और उन पुरोहितों से जो बचा, उन जमींदारों से जो बचा, उस सारे जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। हमसे और जमींदारों से जो जमीन बच गया, उसको राजस्व विभाग की जमीन घोषित किया गया। जो जंगल बचे उसको वन विभाग के जंगल घोषित किए गए। जो पानी बचा वो जल संसाधन विभाग के हो गए। जो खनिज था वो खनिज विभाग के हो गए। इस प्रकार से संपूर्ण संसाधन जो है सरकार के सरकारी सिस्टम में चला गया। हमारे गढ़ किला रियासत तो गया ही, साथ में हमारे गांव की जमीन भी सरकारी जमीन घोषित हो गया। आजादी से पहले सारे संसाधन हमारे थे। आजादी के बाद हमारे पास कितना जमीन बचा? किसी के पास 50 एकड़, किसी के पास 60 एकड़, किसी के पास 40 एकड़ जमीन आजाद भारत में मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जमीन कितना दिन तक चलेगा। आजादी के पहले पीढ़ी में मान लीजिए 50 एकड़ जमीन किसी के पास था सेटलमेंट में, लेकिन उस समय बच्चे बहुत ज्यादा होते थे। किसी का 5 ठो, 7 ठो, 8 ठो, 9 ठो, 10 ठो बच्चा होता था। तो उस समय मान लीजिए किसी के 5 बेटा हुए होंगे, 50 एकड़ जमीन है, 5 बेटा हुए होंगे, तो 5 बेटों में 50 एकड़ जमीन बटा होगा। तो एक एक बेटे कितना बंटवारा आया होगा? 50 एकड़ जमीन 5 बेटे में बटेगा तो एक एक बेटे को 10 एकड़ आएगा। दूसरा पीढ़ी में फिर 5 बेटे हो गए, तो 10 एकड़ जमीन फिर 5 बेटों में बटा होगा, तो कितना कितना बंटवारा आएगा? 2-2 एकड़ आएगा। फिर अगली पीढ़ी में फिर बेटे होंगे, फिर बंटवारा होगा, तो लगभग आखिरी आ गया। फिर उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों के जो कागज में जो जमीन मिले थे, वो 3 पीढ़ी में ही खत्म होने के कगार पर आ गया। तो कल्पना करिए कि अगले 3 पीढ़ी में कितना जमीन होगा? आने वाले 3 पीढ़ी के पास 0 हो जाएगा, 0 जमीन हो जाएगा ना। अब 0 जमीन हो जाएगा तो हमारे लोग गांव में कोई रहेगा नहीं, गांव में कोई खेती नहीं करेगा, सब जो रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाएंगे। हाँ, खास करके अभी हाईटेक जो बच्चा पैदा हो रहा है तो बिल्कुल भी खेती नहीं करेगा। सभी किसान खेती करना बंद कर देंगे और उद्योगपति उद्योग की शक्ल में एग्रीकल्चर ब्लॉक बना करके सरकारों से लीज में लेकर के वो उद्योग की शक्ल में खेती करेगा और भोजन का पैकेट बाजार में उतारेगा, जिस प्रकार से पानी का पैकेट बाजार में आया है।
सब लोग वो पानी पैकेट वाला पानी पीते हैं आजकल, बोतल वाला पानी पीते हैं। उसी प्रकार से आने वाले समय में सब लोग जो है पैकेट वाला भोजन खाएंगे, खरीद के खाएंगे, क्योंकि कोई भी किसान खेती करेगा नहीं, उद्योगपति खेती करेगा, अपने ब्रांड के नाम से वो भोजन बाजार में बेचेगा। जैसे चिप्स कुरकुरे का पैकेट आता है, बच्चे लोग सिर्फ खाने के लिए होते हैं, वैसे आने वाले समय में हर एक व्यक्ति पैकेट वाला भोजन ही खाएगा। तो क्या पैकेट वाला भोजन खरीदने के लिए, पैकेट वाला पानी पीने के लिए, और जब बीमार पड़ेगा तो उसके इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे होंगे? जब हमारे पास अभी जमीन है, जंगल है, गांव है, तब तो ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस समय जमीन नहीं होगा उस समय क्या हमारी इतनी क्षमता होगी कि हम अच्छे से भोजन खरीद के खा पाए? मुश्किल है। कुल मिलाकर के भीषण आर्थिक संकट आने वाला है। इसी भीषण आर्थिक संकट से बचने के लिए हमारे टीम ने एक प्लान बनाया जिसका नाम रखा गया आर्थिक गण व्यवस्था, आदिवासी समुदाय का आर्थिक मेगा प्लान। उस मेगा प्लान का नाम रखा गया आर्थिक गण व्यवस्था। आर्थिक गण व्यवस्था क्यों रखा गया? क्योंकि गण व्यवस्था हमारे पूर्वजों की व्यवस्था है। जैसे हिंदुओं की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहते हैं, हम आदिवासियों की व्यवस्था को गण व्यवस्था कहते हैं। गण व्यवस्था का मतलब कबीला व्यवस्था, ट्राइब सिस्टम। गण व्यवस्था शब्द जो है झुंड व्यवस्था से विकसित हुआ है, झुंड की व्यवस्था। झुंड की व्यवस्था कैसे होती है? जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है, चींटियों का झुंड होता है, दीमक का झुंड होता है। जो झुंड में रहता है अपने से कई गुना बड़े वजनदार चीज को भी वो उठा के ले जा सकता है। मधुमक्खी समूह में रहते हैं इसलिए वो शहद का निर्माण कर लेते हैं। दीमक जमीन के नीचे कई मंजिल का कॉलोनी विकसित कर लेता है, पूरा एक शहर ही डेवलप कर लेता है दीमक, संगठन शक्ति के कारण से। जो झुंड में रहता है वो सुरक्षित रहता है, झुंड से जो बाहर जाता है उसको बड़े बड़े जानवर शिकार कर लेते हैं। हिरण का झुंड से यदि हिरण का बच्चा बाहर चला जाएगा तो शेर उसका शिकार कर लेगा, लेकिन झुंड में रहेगा तो हिरण का बच्चा सलामत रहेगा। हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार से झुंड का निर्माण किया, जिसको कबीला कहा गया, जिसको कबीलाई व्यवस्था कहा गया। वही कबीलाई व्यवस्था को गण व्यवस्था कहते हैं, वर्तमान में अंग्रेजी में जिसको ट्राइब कहते हैं। उसमें आर्थिक शब्द जोड़ा गया है क्योंकि वर्तमान में आर्थिक संकट आने वाला है, उससे निपटने के लिए आर्थिक गण व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सारे संसाधन हमारे पास है, हमारे गांव में है। क्योंकि गांव किसके हैं? हमारे पूर्वजों के हैं। हमारे पूर्वजों के क्यों हैं? क्योंकि गांव की जो स्थापना है वो हमारे पूर्वजों के पद्धति के आधार पर हुआ है। गांव का सिवान होता है, सिवान के भीतर हमारे गांव की पूरी व्यवस्था के तहत बैगा मुखिया मांझी की व्यवस्था होती है। वहां पर हमारे गुड़ी थाना होता है, गुड़ी पेन थाना होता है। गांव में हर एक काम जो है गुड़ी देवल्ला के माध्यम से किया जाता है। हर एक गांव का पारंपरिक पुजारी बैगा पहान पंडा गायता सिरहा अलवा ही होता है। इसका मतलब ये है कि सभी गांव हमारे पूर्वजों के द्वारा बसाए हुए हैं। हमारे पूर्वजों के व्यवस्था से हमारा गांव शासित और संस्कारित होता है। तो सभी गांव के मालिक हम लोग हैं। तो गांव को और ब्लॉक को मजबूत कर दिया जाए। अभी तक जितने भी सामाजिक संगठन है किसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं? वो अपने जिला को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, अपने राज्य को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, वो प्रदेश को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जबकि वहां कोई रहता ही नहीं है, कोई है या नहीं है। असली मजबूती हमको किसको करना है? अपने गांव को करना है और ब्लॉक को करना है। गांव को क्यों करना है? क्योंकि जितने भी उद्योग व्यापार है, उद्योग व्यापार के माध्यम से ही हमारा शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो भी कमाते हैं, चाहे मजदूरी करके रुपया कमाएं, चाहे सैलरी लेकर के रुपया कमाएं, वो सारे पैसे बाजार में जाता है। और बाजार किसी और का है, हमारा नहीं है। हम जो भी कमाते हैं सारा कमाई एक ही जगह जाता है, उस जगह का नाम है बाजार। और दूसरा, हम जो भी उत्पादन करते हैं वो सारे उत्पादन भी एक ही जगह जाता है, उस जगह का नाम है बाजार। और बाजार में हम लोग सिर्फ उपभोक्ता हैं। हम बाजार दो चीजों के लिए जाते हैं, या तो खरीदने जाते हैं अथवा बेचने जाते हैं। जब खरीदने जाते हैं तो भी व्यापारी ही तय करता है कि कितना में हमको वो सामान देगा। लेकिन जब हम अपनी चीजों को बेचने जाते हैं
बांस की टोकरी को, लकड़ी को, महुआ को, सरसों को, गेहूं को, तो भी व्यापारी ही तय करता है कि वो कितना में खरीदेगा। जब हम बेचने जाते हैं तो भी वही रेट तय करता है, जब खरीदने जाते हैं तो भी वही रेट तय करता है, क्योंकि बाजार उसका है, हमारा नहीं है। इस देश में दो ही चीज पावरफुल है, एक सरकार और दूसरा बाजार। सरकार सिस्टम जो है पावरफुल है, क्योंकि वो पूरे चीजों पर नियंत्रण रखता है, और दूसरा पावरफुल है बाजार। सरकार बनता है वोट से और बाजार बनता है नोट से। सरकार बनाने के लिए वोट किसके पास है? हमारे पास है। और बाजार बनाने के लिए भी नोट किसके पास है? वो भी हमारे पास है। लेकिन हम अपनी सरकार नहीं बनाते, किसी और को वोट दे करके दूसरे की सरकार बनाते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी बाजार नहीं बनाते, बल्कि अपना नोट दे करके दूसरों का बाजार बनाते हैं। तो इस प्लान में यह है कि क्यों ना अपने समाज का ये सामुदायिक बाजार बना लिया जाए ब्लॉक लेवल पर, जहां पर सारे सामान हो, ए टू जेड सब कुछ हो, वहां पर खरीदने की भी व्यवस्था और बेचने की भी व्यवस्था हो। गांव में जितने भी कच्चे माल हैं उसको हमारे गांव के लोग बेचे तो हमारे टीआरसी में बेचे, और जो कुछ भी खरीदना हो उसको तो कहां से खरीदे? हमारे टीआरसी से खरीदे। टीआरसी का मतलब हमारा जो बाजार होगा ब्लॉक लेवल पर, उसका नाम है टीआरसी, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, आदिवासी संसाधन केंद्र। वो बाजार का नाम है। ब्लॉक लेवल पर जो हमारा बाजार बनेगा, उस बाजार का ब्रांड नेम होगा टीआरसी। और वो 10 एकड़ से लेकर 100 एकड़ एरिया में बने। बकायदा एक जो है बहुत बड़े जमीन को लेकर के, किराए में लेकर के या खरीद करके उसको चारों तरफ से बाउंड्री करके, जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय था हमारे पूर्वजों का, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी प्रकार से एक नए नगर शैली में हमारा बाजार का निर्माण हो। जिस प्रकार से कॉलोनी डेवलप करने के लिए बहुत से लोग, बिल्डर्स लोग बड़े बड़े जमीन खरीद करके उस पर कॉलोनी डेवलप करते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं, ठीक वैसे ही हमको भी जमीन खरीद करके उसके भीतर टीआरसी खड़ा करना है हर ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में। बाजार पर नियंत्रण पाना आर्थिक गण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। हम लोगों का मिस्टेक कहां होता है कि सारे कच्चे माल हमारे गांव में है। शहर में तो कच्चे माल के नाम पर कुछ भी नहीं है ना। जो भी कच्चा माल है वो हमारे गांव में है। शहर में कच्चा माल के नाम पर वो नाली का कचरा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी उद्योग हैं, वो कच्चे माल पर चलता है, और सारे हमारे गांव में है। मान लीजिए उद्योगपति आटा बनाता है, कैसे बनाता है? उसके पास तो खेत नहीं है गेहूं का। आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। और गेहूं पैदा होता है खेत में, और खेत शहर में नहीं होता, वो होता है हमारे गांव में। और गांव किसका है? हमारे पूर्वजों का है। उद्योगपति तेल बनाता है सरसों से, और सरसों पैदा होता है खेत में, खेत शहर में नहीं होता, वो होता है हमारे गांव में। लोहा किससे बनता है? खनिज से बनता है, अयस्क से बनता है, और वो अयस्क निकलता है खदान में। खदान शहर में नहीं होता, हमारे गांव में होता। बिजली किससे बनता है? कोयला से बनता है। कोयला निकलता है खदान में, खदान शहर में नहीं होता, वो कहाँ होता है? हमारे गांव में होता है। ए टू जेड जितने भी कच्चे माल है, चाहे कपड़ा है, कपड़ा किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास कहाँ पैदा होता है? खेत में। खेत शहर में नहीं होता है, कहाँ होता है? हमारे गांव में होता है। और गांव को हम मजबूत कर दें, और गांव को मजबूत करने के लिए हमारे जो पूर्वजों की व्यवस्था है, परंपरागत रूढ़ी प्रथा जन्य जो है, पारंपरिक ग्राम सभा या रूढ़ी विधि जन्य जो है हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था, उसको मजबूत कर दें, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे आर्थिक संसाधनों पर हमारे पारंपरिक ग्राम सभा का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा जो है हमारी रूढ़ी प्रथा एक्टिव हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, जिसको संविधान में विधि का बल प्राप्त है। हमको जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची या अनुसूचित जनजाति होने का जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो हमारी रूढ़ी प्रथा की वजह से मिलता है। और यदि हम अपनी रूढ़ी प्रथा को मजबूत कर दें
तो संवैधानिक अधिकार और मजबूत हो जाएगा और साथ में आर्थिक संसाधनों पर हमारा नियंत्रण भी हो जाएगा, गांव के आर्थिक संसाधनों पर। तो गांव में जितने बनने लायक चीज है उसको गांव में ही प्रोसेसिंग करके ब्लॉक लेवल का जो टीआरसी होगा वहां पर सप्लाई देना है। हर एक चीज गांव में बनने लग जाए। अब गेहूं से आटा बनाना कौन से कठिन काम है, सरल है। गेहूं पैदा करने में 3 महीना लगता है, गेहूं से आटा बनाने में कितना दिन लगेगा? 1 घंटा में आटा बन जाएगा। जो सरल काम है उसको नहीं करते हैं, लेकिन संगठित तरीके से करना है, एक ही तरीके से उसका जो है क्वालिटी मेंटेन करके चलना है। क्योंकि सब लोग अलग अलग आटा बनाएंगे तो किसी के आटा में कंकड़ मिला रहेगा, तो किसी के में जो है साफ सफाई नहीं रहेगा, तो फेल हो जाएगा ना मार्केट में। उसका जो प्रोडक्शन है वो एक जगह और विशेषज्ञों की देख रेख में हो, ऐसा हमको करना पड़ेगा। इसलिए गेहूं एक जगह कलेक्शन हो और हमारे जो ऑथराइज जो है आटा मिल होगा उसके माध्यम से ही हो प्रोसेसिंग हो और पैकिंग हो। सरसों पूरे ब्लॉक से कलेक्शन हो, लेकिन उसका तेल का मैन्युफैक्चरिंग हमारे जो ऑथराइज जो हमारे समाज के जिसके पास मिल होगा वहां पर मिलिंग होगा, वहां पर पैकिंग होगा, उसके बाद फिर टीआरसी में सप्लाई होगा। जो गांव में बनने लायक चीज है वो गांव में बने, और जो गांव में बनने लायक नहीं है वो ब्लॉक लेवल पर जो हमारा टीआरसी होगा वहां आकर के प्रोसेसिंग होगा। तो हमारे टीआरसी जो 10 एकड़ से 100 एकड़ एरिया में बनेगा या उससे भी ज्यादा बड़े एरिया में बनेगा, उसके भीतर सारे संसाधन हमारे होंगे। उसके भीतर हमारे सुपर बाजार होंगे, उसके भीतर हमारे कच्चे मालों को खरीदने की व्यवस्था होगी, कोल्ड स्टोरेज होगा, गोदाम होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होंगे। उसी के भीतर हमारे स्कूल होगा, कॉलेज होगा, खेलकूद का मैदान होगा। उसी के भीतर हमारे जो है वाटर पार्क होंगे, झूला घर होगा, सिनेमा घर होगा। उसी के भीतर हॉस्पिटल होगा, सब कुछ उसके भीतर होगा। किसी काम के लिए हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और पूरा ब्लॉक भर के लोग जितने भी ट्राइबल हैं उसके मेंबर होंगे। अगर ऐसा हो गया तो कोई भी व्यक्ति बाहरी बाजार से नहीं खरीदेगा और कोई भी व्यक्ति बाहरी बाजार में बेचेगा नहीं। सारा चीज अपने टीआरसी के भीतर लेन देन होगा, तो बाहरी बाजार में तो सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ जाएगा तो वो लोग अपना जमीन बेच करके भागने की कोशिश करेंगे शहर के लोग, कि भाई जो व्यापार करने के लिए शहर में व्यापारी बैठा है ना, लेकिन उसका व्यापार ही नहीं चलेगा तो शहर को छोड़ करके वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाएगा, तो अपना जमीन को बेचेगा, अपने घर को बेचेगा। तो कोई दूसरा व्यापारी भी नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका भी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसको भी हमारे टीआरसी के लोग खरीदेंगे। एक एक करके आपके नगर पंचायत, नगर निगम में जितने भी व्यापारियों के जो जमीन है और मकान है उसको हम सब लोग खरीद करके पूरा शहर हम आदिवासियों का हो जाएगा। और इसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा और टीआरसी खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके ब्लॉक में जितने भी आदिवासी हैं, यदि 50,000 आदिवासी हैं तो 50,000 आदिवासियों को इस टीआरसी का शेयर होल्डर बनाना है। शेयर होल्डर मतलब क्या होता है? उस संपत्ति का मालिकत्व, उस संपत्ति में हिस्सेदार बनना है। जब हम शेयर की बात करते हैं लोगों का दिमाग तुरंत शेयर मार्केट की तरफ जाता है। ये शेयर मार्केट वाला शेयर नहीं है, ये हमारे टीआरसी बाजार जो होगा उसकी संपत्ति जो होंगे उस संपत्ति पर आपकी हिस्सेदारी, उसको शेयर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जमीन है किसी का, गांव में जमीन है मान लीजिए किसी का, उस जमीन में 5 भाई का हिस्सेदारी है, बंटवारा नहीं हुआ है। पिताजी की जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें 5 भाई हैं, 5 भाई में बंटवारा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 भाई उसमें हिस्सेदार हैं। तो 5 भाई हिस्सेदार है, उसी को शेयर होल्डर कहते हैं। 5 भाई हिस्सेदार होने का मतलब क्या है कि कोई एक भाई जमीन को नहीं बेच सकता, 5 लोग मिल करके ही बेच पाएंगे, क्योंकि जब रजिस्ट्री होगा तो 5 का साइन लगेगा। दूसरा चीज, उसमें जो इनकम होगा अकेले एक भाई उस इनकम को नहीं खा सकता, 5 भाई में इनकम को बांटना पड़ेगा। तो सार्वजनिक संपत्ति को मैनेज करने के लिए, उसके बंटवारा को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए हमारे व्यवस्था में हिस्सा भागा शब्द कहा जाता है, उसी को अंग्रेजी में शेयर कहते हैं। तो जो टीआरसी खुलेगा उसमें हमारे समाज के लोगों का जितने जनसंख्या होंगे उतनी ही मात्रा में वो शेयर होल्डर होंगे, और एक एक व्यक्ति एक शेयर से लेकर के 500 लाख शेयर तक उसमें ले सकता है एक कंपनी में। आर्थिक गण व्यवस्था के तहत जो है 4 कंपनियों का निर्माण किया गया।
एक कंपनी 5 शेयर तो चारों कंपनी मिला करके एक व्यक्ति 2000 नग शेयर ले सकता है। अगर ऐसा होगा, एक व्यक्ति को हर साल कम से कम 10-10 हजार रुपये का शेयर लेना है। अगर एक मुश्त नहीं ले पा रहा है तो कम से कम हर साल 10-10 हजार का शेयर लेंगे, और साल भर में 10 हजार का नहीं ले पा रहा है तो महीने में उसको कई किस्तों में तोड़ करके उसको लेना। यदि 50,000 लोग आपके ब्लॉक में 10-10 हजार रुपये का शेयर होल्डर बन गए तो कितना होगा? 50 करोड़ रुपया एक साल में शेयर होल्डिंग के पैसा आएगा। उस पैसे से उस ब्लॉक में जमीन तो हमारा बाजार बन गया। फिर यदि आपके ब्लॉक में 50,000 शेयर होल्डर होंगे और पता चला कोई व्यापारी, कोई सेठ अपने जो है होटल को, अपने बंगले को बेच रहा है, जिस दिन पता चला कि आज जो है कल बिकने वाला है, एक रात गूगल मीट में मीटिंग करेंगे, भैया सब लोग फिर 10-10 हजार का शेयर लगाओ, सेठ अपना जमीन बेच करके जाने वाला है, सब लोग एक साथ 10-10 हजार रुपये फिर 50,000 लोग लगाए तो 50 करोड़ हो जाएगा। तो एक साथ कई ठो बिल्डिंग खरीदा जा। इस प्रकार से आर्थिक मामले में हमको संगठित होना। मान लीजिए 50,000 लोग नहीं तो 1,000 लोग भी अगर जो 10-10 हजार रुपये का शेयर लिए एक रात में, तो कितना हो जाएगा? 10,000 गुणित 1,000 करने से शायद 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, है ना? कि 10 करोड़ होगा। इस प्रकार से तुरंत जो है रातों रात कुछ भी प्रॉपर्टी को हम लोग खरीदने में सक्षम हो जाएंगे। जिस प्रकार से अन्य समुदाय अमीर और समृद्ध है, वैसा हमारा समुदाय भी अमीर और समृद्ध बनने लग जाएगा। तो ये शेयर के माध्यम से पूंजी आएगा और इस पूंजी का इम्प्लीमेंटेशन आपके ब्लॉक लेवल पर होगा। सेंट्रल लेवल पर अकाउंटिंग और लीगल चीजों का देख रेख सेंट्रल लेवल पर होगा। उसका ऑडिट से लेकर के, उसका डिविडेंड का बंटवारा से लेकर के, उसका अन्य जो अकाउंटिंग है, अन्य जो कानूनी दाव पेच है, जितने प्रकार के लाइसेंस है, वो सेंट्रल लेवल पर मैनेज होगा। लेकिन वो आपके ब्लॉक में जितने शेयर और बरार के पैसे आएंगे वो जो है आपके ब्लॉक लेवल पर खर्चे होंगे। सेंट्रल लेवल पर अधिकतम खर्चा मान लीजिए 30% हुआ। अकाउंटिंग सीए का फीस, दुनिया भर के सेंट्रल कर्मचारियों को सैलरी देने के बाद मान लीजिए 30% खर्चा हुआ। तो 30% मान लीजिए सेंट्रल में खर्चा हुए तो 70% जो बचा वो कहाँ जाएगा? आपके ब्लॉक लेवल के प्रोजेक्ट में लागू होगा। ये ब्लॉक लेवल की कार्य योजना है और विलेज लेवल की कार्य योजना है। इसमें जिला, स्टेट और सेंट्रल लेवल की कोई कार्य योजना नहीं है। जिला लेवल की कोई कार्य योजना नहीं है, स्टेट लेवल की कोई कार्य योजना नहीं है, सेंट्रल लेवल की कोई कार्य योजना नहीं है। इसमें जो भी कार्य योजना है ब्लॉक लेवल की है और विलेज लेवल की है। सेंट्रल लेवल पर प्रबंधन और नियंत्रण इकाई बस होगा। इंप्लीमेंट जमीन पर ब्लॉक लेवल पर होगा। तो इस प्रकार से बहुत ढेर सारे मात्रा में सामाजिक संपत्ति का निर्माण होगा। ये सामुदायिक संपत्ति होगा क्योंकि एक व्यक्ति इसका मालिक नहीं होगा बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति इसका मालिक होगा। उसी प्रकार से इसमें बरार सिस्टम है। बरार का मतलब होता है हमारी गण व्यवस्था में जब गांव में सामूहिक काम होते थे, घरों घर बराबरी से राशि या अनाज इकट्ठा करते थे, उसको बरार में खरबन कहते थे। उसी को अपग्रेड किया गया सेंट्रल लेवल पर। अपग्रेड करने का मतलब यह है कि 2 प्रकार के बरार सेंट्रल लेवल पर लागू किए गए। एक है सामाजिक उत्तरदायित्व बरार। समाज में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 रुपये समाज के नाम से बचाना है। तो साल में 365 दिन होता है, तो साल में कितना? 365 रुपया। उसको समाज को सहर्ष जो है 365 रुपया अपने फोन पे से, हमारे एक ही सेंट्रल खाता होगा, अलग अलग खाते नहीं होंगे, एक ही सेंट्रल खाते में उसको डालना है 365। हमारे देश में 12 करोड़ आदिवासी है। यदि 12 करोड़ आदिवासी साल भर में एक बार 365 रुपये डालेगा तो कितना होगा पता है? 43 अरब 80 करोड़ रुपया होगा एक साल। 43 अरब 80 करोड़ इतना पैसा होगा तो हम दूसरे के बैंक में क्यों रखेंगे? हमारे खुद का बैंक रजिस्टर्ड हो जाएगा, अपने बैंक में रखेंगे, अपना फाइनेंस कंपनी बन जाएगा, अपना इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगा। इस प्रकार से और से बहुत से आर्थिक गण व्यवस्था के तहत कंपनियों का निर्माण होता चले जाए।
दूसरा जो बरार है वो सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार है। हम जो भी कमाते हैं उस कमाई का 1% समाज को देना है। दो प्रकार के बरार, एक तो अपने खर्चे में से 1 रुपया बचत करना है, साल भर में 365 रुपये बचत करके समाज को देना है 365। जो 2 रुपये देना चाहेगा वो 2 रुपये की दर से देंगे प्रतिदिन का, तो 750 होगा। और 3 रुपये की दर से कोई देना चाहेगा तो 1950 1095 होगा, 1095 होगा। लेकिन दूसरा जो बरार है वो इनकम पर है आपका। आप जो भी कमाएंगे उस कमाई का 1% आपको रिजर्व रखना है समाज को देने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई 10,000 रुपये वेतन कमा रहा है, 10,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपये महीना। कोई 20,000 रुपये महीना कमा रहा है तो 1% कितना होगा? 200 रुपये महीना। तो कम से कम 100 रुपया अपने समाज को महीने में देना है। उसके ऊपर आप जितना कमाते हैं उसका 1% देना है। ये 1% का सिद्धांत कहाँ से लाया गया? ये कुदरत से लाया गया है, प्रकृति से लाया गया है। प्रकृति का नियम है, हम प्रकृति को कुछ नहीं देते हैं, इसके बावजूद भी प्रकृति हमारा 100% केयर करती है। प्रकृति को हम कुछ नहीं देते हैं ना, उसके बावजूद भी प्रकृति हमारा 100% भूख मिटाता है, 100% प्यास मिटाता है, 100% हमको आरोग्य देता है, 100% हमको छाया देती है। प्रकृति ये नहीं बोलती कि भाई तुम तो कुछ नहीं किए हो मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे भूख को आधा मिटाऊंगा, मैं तुम्हारे प्यास को आधा मिटाऊंगा। ऐसा शर्त नहीं रखती ना प्रकृति। प्यासे है उसका प्यास को पूरा मिटाती है। कुछ नहीं देते उसके बावजूद भी। लेकिन जब हम उसी प्रकृति को 1% भी देते हैं ना, तो 1000 गुना वापस करती है प्रकृति। कैसे करती है? मान लीजिए हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद भी प्रकृति ने हमको आम खाने को दिया। लेकिन प्रकृति को यदि हम एक बीज दे देते हैं, एक आम का पौधा लगा देते हैं, तो एक आम का पौधा लगाने के लिए कितना बीज लगेगा? एक ही बीज लगेगा। एक आम का पौधा लगाने में कितना बीज लगेगा? एक ही आम का बीज लगेगा। एक आम का बीज लगाते हैं, वो बड़ा होता है, तो उसमें कितने बीज पैदा होगा? उसमें हजारों फल लगते हैं, 5,000 10,000 फल लगता है, और हर साल फल लगता है, और 100 सालों तक फल लगता रहेगा। अब गुणा करके बताइए कितना % रिटर्न दिया? प्रकृति से बड़ा बैंक कोई नहीं। बैंक में हम जब पैसा जमा करते हैं तो 10%, 15%, 7% वापस करती है ब्याज, ठीक है। लेकिन प्रकृति में जब हम एक बीज जमा करते हैं तो 1000 गुना रिटर्न करता है। धान का बीज, यदि हम एक धान, शहर में रहते हैं तो हम एक भी फसल नहीं उगाते, उसके बावजूद भी हमको चावल मिल जाता है, हमको धान मिल जाता है, हमको गेहूं मिल जाता है। लेकिन यदि हम एक धान का बीज लगाते हैं, एक धान का पौधा लगाने के लिए कितना बीज लगेगा? एक ही बीज लगेगा। लेकिन जब वो बीज तैयार होता है तो उसमें कितने दाने होते हैं? हजारों दाने होते हैं, 1000 गुना रिटर्न करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा समाज है। हम समाज को कुछ नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी 100% हमको अपने समुदाय का बेटा मानता है। कुछ नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी वो हमको शिक्षा देता है, हमको संस्कार देता है। हमारा जन्म संस्कार किया, हमारा विवाह संस्कार किया, मृत्यु होने पर हमको कंधा देगा, मरघट तक ले जाएगा और अपने पेट पुरखों में शामिल करेगा। भले मरने के बाद लोग बोलेंगे कि ये बड़ा बेईमान आदमी था, कंजूस आदमी था, समाज को कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद भी वो सारे केयर करता है ना, उसके बावजूद भी वो सारे संस्कार करता है ना। समाज कुछ नहीं देते हैं समाज को, फिर भी समाज हमारा 100% केयर करता है। उस समाज को यदि हम 1% देना शुरू करते तो 1000 गुना हमारा समाज बड़ा होगा, मजबूत होगा। उसका रिजल्ट हमारे आने वाला पीढ़ी को कई हजार गुना बड़ा रिटर्न देगा। उस बरार का नाम है सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार। अपने इनकम का 1% देना है। हम कुछ नहीं कमाते हैं लेकिन खर्चा तो करते हैं ना। तो ये मान के चलिए यदि हम खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, तब हम खर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति कम से कम 10,000 रुपया उसका खर्चा होता ही है, तो कम से कम 100 रुपया से शुरू करना। तो ये सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार का महत्व है।
अब ये भी जो है पूरे देश भर के लोग जब महीने में अपना इनकम का 1% देना लगे, तो ये भी जो है जिसे 365 वाला 43 अरब हो रहा था ना, ये 100 अरब से भी ज्यादा रुपया होगा, वो भी उसी खाते में जाएगा 365 वाला में। तो साल भर में जब 43 अरब ये 100 अरब दोनों को मिला दिया जाए तो कितने ढेर सारा पूंजी का निर्माण होगा, और एक सामाजिक पूंजी होगी। 1 रुपया आपके जेब में रहता है तो बच्चा भी उसको नहीं लेता है, अरे पापा नहीं चलेगा 1 रुपया मेरे काहे दे रहा हो, ऐसा बोलेगा। भिखारी को देंगे तो 1 रुपया नहीं लेगा, वो बाजार में जाते हैं 1 रुपया कुछ लेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन उसी 1 रुपये की ताकत को समझिए। हमारे समाज के सब लोग उस 1 रुपया को एक ही कुआं में डालें तो वो कुआं भर जाएगा, एक ही खाता में डालें तो आरबीआई के लेवल का हमारा यूनाइटेड ट्राइब बनवाना एसोसिएशन हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इससे हमारे समाज का एक वित्तीय कोष का निर्माण हो जाएगा, सामाजिक कोष का निर्माण हो जाएगा। कितनी बड़ी पावर है। अब 1 रुपया जो होता है ना, वो हमारा रुपया, क्योंकि वो 1 रुपया में धान का बाली रहता है और उस पर लिखा रहता है भारत सरकार। 2 रुपये के नोट में भारत सरकार नहीं लिखा होता, 10 रुपये के नोट में भारत सरकार नहीं लिखा होता, 100 रुपये के 500 में भी भारत सरकार नहीं लिखा होता। उसमें क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। 1 रुपये का सिक्का ही, 1 रुपये का नोट ही एक ऐसा नोट है जिस पर क्या लिखा रहता है? भारत सरकार लिखा होता है। और भारत सरकार कौन है? हम इस देश के जमीन के मालिक लोग भारत सरकार की। धीरे धीरे हमारे हाथों से जमीन खिसक जाएगा तो हम भारत सरकार नहीं रहेंगे, है ना। इस बात को बहुत से विद्वानों ने सिद्ध किया। कंगला मांझी सरकार, उन्होंने आजादी के समय दावा किया अंग्रेजों से कि इस देश का भारत सरकार हम लोग है, हमको ताज मिलना चाहिए। उधर राजस्थान गुजरात से कुंवर केसरी शाह ने दावा किया, वो तो न्यायालय में भी जीते, ब्रिटिश न्यायालय में जीत गए कि भारत के ओरिजिनल मालिक हम हैं। और वास्तव में जो है भारत के संविधान में भी, भारत का संविधान भी जो है जब बनाया गया तो इसको गणतंत्र भारत बनाया गया। गणतंत्र भारत क्यों बनाया? क्योंकि उसमें जो गणतंत्र शब्द है उसमें गण शब्द है, वो गण शब्द से विकसित हुआ है। और गण शब्द का मतलब होता है कबीला या ट्राइब। इसका मतलब भारत देश ऑलरेडी घोषित ट्राइब नेशन है, ट्राइबल नेशन, आदिवासी राष्ट्र है, हम सबको पता नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, जिस प्रकार से तिब्बत जो है, जिस प्रकार से जापान बौद्ध राष्ट्र है ना, उसी प्रकार से भारत ऑलरेडी संविधान के पहले पत्ते पर लिखा हुआ आदिवासी राष्ट्र है। उस अर्थ को हमको समझना होगा। इंडिया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। रिपब्लिक मतलब, री मतलब प्रारंभ या आदि, और पब्लिक मतलब जनता। अभी जो जनता है उसकी बात नहीं कर रहा है। रिपब्लिक मतलब अभी जो जनता है उसकी नहीं, अभी जो जनता है उसमें तो बहुत से विदेशी लोग भी शामिल है। उसमें री शब्द जुड़ा हुआ है। री का मतलब होता है आदि से, प्रारंभ से, शुरू से। जैसे हम लोग गाना सुनते रहते हैं और गाना आगे बढ़ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स कर, रिवर्स कर। रिवर्स कर मतलब प्रारंभ से फिर से चला, या रिपीट कर, या रिवाइज कर, मतलब प्रारंभ से, शुरू से, आदि से। तो रिपब्लिक मतलब अभी जो जनता है वो नहीं, बल्कि रिपब्लिक मतलब प्रारंभ की, आदि जो जन है उसका सिस्टम है रिपब्लिक। आदि जन किसको बोलते हैं? आदिवासी को बोलते हैं, है ना। तो ऑलरेडी हमारा जो है ये घोषित आदिवासी राष्ट्र है। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये प्रतिनिधित्व बरार वो भी देना जरूरी है। ये बरार से जो पैसा आएगा वो भी आपके ब्लॉक में ही सामुदायिक संपत्ति और बाजार बनाने में लगेगा। सेंट्रल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा 30% खर्चा होंगे, बाकी सारे खर्चे कहाँ होंगे? आपके ब्लॉक लेवल पर होंगे। किसी को उद्योग लगाना होगा तो बरार के पैसों से उनको आर्थिक मदद दिया जा सकेगा। और साथ में सामुदायिक जमीन, सामुदायिक प्रॉपर्टी बनाना है। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी टिकने वाला नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए कि मैं अकेले जो है 10 एकड़ जमीन खरीद लूंगा
तो मेरे आने वाला पीढ़ी बच जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने 10 एकड़ जमीन खरीदा, आज यदि आपके 2 बेटे हो गए तो 2 बेटों में बटेगा ना, तो एक एक बेटे कितना आएगा? 25 एकड़ आएगा। फिर उसके 2 बेटे हो गए तो 5 एकड़ का फिर बंटवारा हो, कितना होगा? 2.5 एकड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर बंटवारा होगा तो 1 एकड़ हो जाएगा। एक न एक दिन आपकी व्यक्तिगत जमीन, व्यक्तिगत संपत्ति खत्म हो ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। राजा महाराजाओं के गढ़ किला नहीं बचे तो आपकी निजी संपत्ति बचेगा क्या? कुछ नहीं बचने वाला। यदि हमको कोई बचाएगा तो हमारी सामुदायिक प्रॉपर्टी ही बचाएगा, क्योंकि सामुदायिक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता है, क्योंकि सामुदायिक प्रॉपर्टी को कोई निजी व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है। और सामुदायिक प्रॉपर्टी से हमको निजी इनकम आना चाहिए। निजी इनकम कैसे आएगा? जब उस संपत्ति में इनकम होगा तो इनकम का लाभांश, डिविडेंड हर एक शेयर होल्डर को बटेगा, तो हमको उससे पैसा भी आता रहेगा और साथ में उस शेयर का हम लोग मालिक भी होंगे, है ना? कल्पना करिए, एक एक जने को 2-2 हजार में शेयर लेके रखता है। यदि 60 साल के आप हुए, 60 साल में आप बुढ़ा गए, तो जब उस समय आपने कैलकुलेशन करवाया कि भाई मेरा शेयर 2000 है, पूरा करके बताइए अभी मेरे पास कितना पूंजी है, तो उस समय इतना बड़ा पूंजी होगा जितना बड़ा जो है कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो नहीं रहता है, उतना बड़ा पूंजी होगा। अभी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि कर्मचारी जब रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन के पैसे मिलते हैं, रिटायरमेंट फंड मिलता है, उसको छोड़ करके किसी के भी बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। अभी तक बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप की सेवा इसलिए किया जाता है क्योंकि समाज के नियम है, और साथ में बूढ़े माँ बाप के लिए अलग से जमीन निकाला जाता है। लेकिन आने वाले समय में समाज का नियम भी नहीं होगा, कोई किसी से डरेगा भी नहीं, और साथ में बुढ़ापे में जमीन भी नहीं होगा, तो जरूरी है क्या आधुनिक जो बहुरिया होंगे, आधुनिक जो बेटा होंगे, वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे? इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। जितना स्कूल है उससे ज्यादा अनाथ आश्रय, उससे ज्यादा जो वृद्धाश्रम खुलने लग जाएगा। कोई भी आने वाले समय में अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ नहीं रखेगा, ऐसा खतरनाक परिस्थिति निर्मित हो रहा है। अभी हमारे बच्चों के पास हमसे बात करने के लिए समय नहीं है, मोबाइल और टेक्नोलॉजी और काम में इतना बिजी रहेगा, तो क्या बुढ़ापे में वो आपसे बात करेगा? नहीं ना, आर्थिक सुरक्षा नहीं। लेकिन यदि हम टीआरसी खोल लेते हैं और टीआरसी में अपने नाम से 2-2 हजार ना यदि शेयर रख लेते हैं, तो महंगाई कैसे बढ़ता है? हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ता है। हर 20 साल में 1 जीरो महंगाई बढ़ा देती है। 1985 में जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे तो हमारे टीचर को 300 रुपया चलते थे, 1985। अगले 20 साल बाद, मतलब 2005 के आते आते तक उनके 300 रुपया में 1 जीरो जुड़ चुका था। तो कितना हुआ 300 में 1 जीरो जोड़ने से? 3000 रुपया हो चुका। अगले 20 साल बाद 2025 के आते आते तक उनके 3000 में फिर से 1 जीरो जुड़ चुका था। 3000 में 1 जीरो जोड़ने से कितना होगा? 30,000 हो चुका था। बल्कि तो वो 60-70 हजार रुपये हो गए अभी के। हर 20 साल में 1 जीरो जुड़ता है महंगाई में। अभी हमारे शेयर की कीमत कितना है? 500 रुपया है। 60 साल बाद जब आप बूढ़े होंगे तो 60 साल बाद शेयर की कीमत कितनी होगी? हर 20 साल में 1-1 जीरो जुड़ते जुड़ते 3 बार जीरो जुड़ चुका रहेगा, 3 जीरो जुड़ चुका रहेगा। 60 साल में 3 बार 20 साल आएगा ना, तो 3 जीरो जुड़ चुका रहेगा। 500 रुपये अभी एक शेयर की कीमत है, अगले 20 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 जीरो जुड़ चुका रहेगा तो कितना? 5000 रुपये एक शेयर की कीमत हो जाएगा। फिर अगले 20 साल में फिर 1 जीरो जुड़ चुका रहेगा, तो 5000 में 1 जीरो जोड़िए कितना होगा? 50,000 एक शेयर की कीमत हो जाएगा। फिर अगले 20 साल में 1 जीरो और जुड़ चुका रहेगा, तो 50,000 में फिर 1 जीरो जोड़िए कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपये पर शेयर का वैल्यू हो चुका रहेगा। उससे ज्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू भी उसमें जुड़ेगा, इनकम का वैल्यू भी उसमें जुड़ेगा। 5 लाख रुपये एक शेयर का वैल्यू हो जाएगा। बुढ़ापे में आपके पास 2000 में शेयर होगा, तो 2000 गुणी 5 लाख करके देखिए कितना होगा? 1 अरब बुढ़ापे में आपके पास शेयर होल्डिंग का फंड होगा। 1 अरब। अगर 3 जीरो नहीं भी जुड़ा,
भरोसा नहीं हो रहा है तो चलिए 1 जीरो को काट देते हैं, 2 ही जीरो जुड़ा, वो भी 50 करोड़ के बराबर टीआरसी के भीतर आपके एसेट होंगे। तो बेटा बहुरिया जो होंगे वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि 50 करोड़ की आपके पास एसेट है, आपका इलाज कराएंगे, आपकी देख रेख बढ़िया करेंगे, आपकी सेवा बढ़िया करेंगे, तभी तो आप शेयर को उनके नाम से ट्रांसफर करोगे, क्योंकि शेयर जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा, बच्चों में बंटवारा भी होगा। जब तक आप जीते रहेंगे आप शेयर को ट्रांसफर मत करिए, अच्छे से आपकी देख रेख होगी, आपका इज्जत मान सम्मान बना रहेगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास 2-2 हजार में शेयर होगा, तो सभी के पास जो है 50 करोड़ 1 अरब की एसेट होगी। तो कोई भी बच्चे, कोई भी परिवार अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम नहीं छोड़ेगा, पूरी तरह से बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। और परिवार के सभी सदस्यों के नाम से शेयर होना चाहिए। किसान अपने नाम से शेयर रखा है 2000 नग, घर की मातृशक्ति वो भी बुरी होंगी, वो भी अपने नाम से 2000 नग शेयर करके रखे हुए हैं, तो दोनों का एक का मिला करके 2 अरब हो गया। घर में 4 लोग हैं तो चारों के नाम से 2-2 हजार नग शेयर खरीद करके रख लीजिए। 4 लोग हैं एक परिवार में तो 4 अरब की प्रॉपर्टी होगी उसके पास, है ना। ये कैलकुलेशन है, ये वो जा करके फिट होगा ही होगा, अतिशयोक्ति लग रहा होगा, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे तो ये रियलाइज होगा कि सही में ऐसा ही हो सकता है, ऐसे ही होगा। तो ये पूरी तरह से स्वयं को भी आर्थिक आजादी करने का साधन है, परिवार को भी आर्थिक रूप से आजाद करने का साधन है, समाज को भी आर्थिक रूप से आजाद करने का साधन है। बल्कि हमारे पास इतने प्रॉपर्टी और संपत्ति हो जाएगा कि हम फिर से इस देश में और दुनिया में राज करना शुरू कर देंगे। हमारे पास जमीन के नाम पर, संपत्ति के नाम पर आपके ब्लॉक में कुछ नहीं है। क्या है बताइए, एक चाय का ठेला तक नहीं है समाज के नाम पर। बड़े बड़े हॉस्पिटल उद्योग को तो छोड़ दीजिए, अब समाज के नाम का एक कोई चाय का ठेला ढंग का जो है होटल खोज के बता दीजिए। कोई निजी खोले होंगे उसको छोड़ करके, समाज की तरफ से खोला हुआ, समाज के पैसे से खोला हुआ, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। लेकिन ये टीआरसी आर्थिक गण व्यवस्था उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हम लोग 4 से 5 साल के बीच में इसको बूम करके खड़ा कर देंगे। ज्यादा दिन नहीं हुआ है काम को, अब ये 5वां साल चल रहा है, 4 ऑडिट हुए हैं, मात्र 4 ही ऑडिट हुआ है, 4 साल हुए हैं, 5वां चल रहा है। तो 5 साल में हमारे कई जगह टीआरसी हो गए हैं, लेकिन वो छोटा टीआरसी है, बड़ा टीआरसी अभी खोल नहीं पाए, छोटा छोटा टीआरसी, उनको बड़े टीआरसी पर छलांग लगाना। और इतने कम समय पर पूरे देश भर के हर प्रदेश में आर्थिक गण व्यवस्था और टीआरसी को जानने समझने वाले लगभग प्रमुख लोग और बहुत से राज्यों पर ये मूवमेंट पहुंच गया है। उधर असम के चाय बागान तरफ जो है हमारे आनंद प्रकाश टोप्पो सर, विजय कुजूर सर, ये सब लोग उधर काम कर रहे हैं। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, उड़ीसा में कई जगह हम लोगों ने कार्यक्रम दिया। तो पूरे देश भर के ट्राइबलों में ये क्या अजूबा चीज आ गया है, ऐसा जिज्ञासा बना हुआ है। जिस दिन हम सब लोग मिल करके खड़ा कर देंगे, उस दिन दुबई और सिंगापुर टाइप से हमारा एक ब्लॉक का टीआरसी होगा। एक ब्लॉक हमारा दुबई और सिंगापुर टाइप से वेल डेवलप होगा, और इसको हमको करना ही है, करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि मुझे इसका शेयर होल्डर बनने हैं। आप चाहें तो जल्दी जल्दी करके 2000 नग शेयर आप रिजर्व करके रख लें, खरीद करके रख लें, अथवा आपके पास पैसा नहीं है तो साल में एक बार 10,000 का शेयर लेने का लक्ष्य रखें। साल भर में 10,000 नहीं हो रहा है तो उसको कई किस्तों में, महीना में कई किस्तों बना करके साल भर में 10,000 का शेयर लें, और वो डायरी में नोट करवाएं कि आप कौन से तारीख को शेयर लेंगे, तारीख, और कौन से तारीख को आप बरार जमा करेंगे। बरार का भी एक फिक्स डेट होना चाहिए।
जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक वाला क्या करता है, एक डेट देता है, उसी डेट पर आपका इंस्टॉलमेंट कटेगा। एक डेट रहने से क्या है कि हम अनुशासित हो जाते हैं, उसको गंभीरता से जमा करने के लिए, और जब मन हुआ तब जमा कर देंगे वाला सिस्टम में कोई भी सिस्टम नहीं चलता। बैंक में भी जब हम जो है इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे ऐसा रहता तो बहुत से लोग फेल हो जाते, जमा ही नहीं कर पाते। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि आपका शेयर जो है और बराबर कौन सी तारीख को जमा होगा, हर महीना उसी तारीख पर जमा करना है। सब काम को भूल जाइए लेकिन उस दिनांक को नहीं भूलना है। उस दिनांक में आपका शेयर और बराबर जमा होना चाहिए, अपना खुद का कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरा, अपने आसपास में कम से कम 10 लोगों को अपने डायरी में नोट करिए प्रतिदिन। अगर एक दिन में 10 लोगों का आप डायरी में सूची बनाते हैं तो 30 दिन में 300 लोगों की सूची बन जाएगा। और उन सब लोगों को भी आप प्लान बताइए, और प्लान बता करके उनको बोलिए कि आप तारीख बताइए, सर आपका बराबर कौन से दिन में कौन से तारीख को जमा होगा हर महीना, और कौन से तारीख को आपका शेयर जमा होगा, वो डायरी में नोट करूंगा और उसी डेट को आपको फिर से फोन करूंगा कि सर आज आपका शेयर जमा करने का तारीख है। आप कर रहे हैं क्या? नहीं करेंगे तो फिर दूसरा डेट बताइए, उस तारीख को मैं फिर फोन करूंगा। पीछे पड़ना पड़ता है, किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने से करे, पीछे पड़ना पड़ता है। अच्छे काम के लिए पीछे पड़ने में बुराई नहीं है भाई। हम अपने घर के लिए, अपने निजी काम के लिए पीछे पड़ रहे हैं क्या? नहीं ना, समाज के भविष्य निर्माण के लिए पीछे पड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, समाज सेवा की बात है। और इस काम को करने में समाज की आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, आपका कौशल भी विकास होगा, और साथ में आपको पारिश्रमिक भी मिलेगा, है ना। तो जो भी वॉलंटियर बनना चाहेगा उनको जो है 2 दिन का बेसिक ट्रेनिंग लेना है। बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद हम उनको ऑथराइज करेंगे कि भाई आप वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। क्योंकि सबको अलाउ कर देंगे तो फिर क्या होगा कि पता चला कि वो टीआरसी में पैसा जमा करवा रहा हूँ करके अपने बार कोड में जमा करवा करके अपने खाते में रख लिया, तो कैसे पता चलेगा? सामने वाला को बोल रहा है कि आपका पैसा मैं जमा कर दिया हूँ क्यूआर कोड में, पावती भी दिखा दिया, देखिए मैं आपका पैसा जमा कर दिया हूँ, पता चला अपने खाते में ले लिया, है ना। इसलिए आपका शेयर तभी मान्य होगा जब हमारे खाते में जमा होगा, और उसको रिपोर्ट हर महीना पीडीएफ बना करके जमा करना होगा। साथ में जो शेयर होल्डर होंगे उनके पास पैन कार्ड अभी रहना चाहिए, आधार कार्ड अभी रहना चाहिए, और डीमेट अकाउंट उसको खुलवाना पड़ेगा। चाहे एंजल हो चाहे ग्रो हो, उसमें डीमेट अकाउंट खुलता है, उसमें डीमेट अकाउंट का डिटेल भी देना होगा, क्योंकि आपके शेयर का रजिस्ट्री होता है। जैसे आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन का रजिस्ट्री होता है कहाँ पर? राजस्व रजिस्ट्रार के पास होता है। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदते या बेचते हैं तो उसका रजिस्ट्री कहाँ होता है? आरटीओ में होता है। लेकिन जब आप शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का तो उसका रजिस्ट्री कहाँ होता है? उसका रजिस्ट्री एनएसडीएल और सीडीएसएल नामक भारत सरकार की संस्था में रजिस्ट्री होता है, और उसको रजिस्ट्री कराने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ता है। और डीमेट अकाउंट और फार्म को भर करके भेजेंगे तो हमारा सीए के माध्यम से उसको हम लोग आपका डीमेटलाइजेशन करेंगे, और जब वो डीमेटलाइजेशन हो जाएगा तो वो बाद में आपके डीमेट खाता में वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, सुरक्षित। साथ में एक इसमें बड़ा सवाल ये आता है, क्या यह शेयर मार्केट में लिस्टेड है? बिल्कुल नहीं। शेयर मार्केट में लिस्टेड कराने की हमको जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि शेयर मार्केट में वही लोग लिस्टेड कराते हैं जिनकी लिस्टेड कराना मजबूरी होता है। सब लोगों को लिस्टेड कराना जरूरी नहीं होता है, और लिस्टेड कराने के लिए वो कंपनी के पास बड़ा इनकम होना चाहिए, करोड़ों रुपया का उसका टर्नओवर होना चाहिए, तब वहाँ लिस्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी नया कंपनी बनाया जा करके लिस्टेड करा लिया, है ना, ऐसा नहीं होता है। और जो लिस्टेड करने वाले लोग हैं, शेयर मार्केट है, वो शेयर मार्केट दरअसल बात एक मंडी है। जैसे सब्जी मंडी होता है ना बाजार में, उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने बहुत ढेर सारा टमाटर पैदा कर लिया। अब बहुत ढेर सारा टमाटर पैदा कर लिया तो क्या करेंगे आप जितना कोशिश करेंगे अपने रिश्तेदारों को बेचेंगे, गांव में बेचेंगे, मोहल्ला में बेचेंगे, उसके बावजूद भी टमाटर खत्म नहीं हुआ तो क्या करोगे? उसके बाद आप सभी टमाटर को गाड़ी में भर करके, पिकअप में भर के कहाँ ले जाते हैं?
सब्जी मंडी ले जाते हैं और सब्जी मंडी वाले को बोलते हैं भैया मेरे पास इतने ढेर सारे टमाटर हैं, इसको आप बेच दो। तो सब्जी मंडी वाले क्या करता है कि पूरे टमाटर को देखेगा और बोली लगाना शुरू करता है, टमाटर जो है 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। अब जब ज्यादा ग्राहक हो जाते हैं तो टमाटर का रेट तुरंत बढ़ा देता है, टमाटर 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। और कम ग्राहक हैं तो टमाटर रेट गिरा देगा 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। तो सब्जी मंडी जैसा है वैसी ही शेयर मंडी होता है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक और क्या है, ऐसे करके दो तो है ना, वो मंडी है। तो बड़े बड़े कंपनियां क्या करती हैं कि पब्लिक लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं उनका मजबूरी होता है कि अपने शेयर का 25%, 30% पब्लिक में बांटने के, 60%, 70% शेयर अपना खुद पास रख लिया हो। अब बच गया 30% शेयर को पब्लिक में बांटने के लिए सरकार बोल रहा है, और पब्लिक हम कहां से खोजें। इसलिए वो 30% शेयर को या 25% शेयर को बेचने के लिए वो क्या करता है, शेयर मार्केट वालों को बोलता है भैया हमारे 30% शेयर को हम 12,000 में बेच दो। तो शेयर मार्केट क्या करता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा बनाता है और पूरे बाजार में फैला करके फेंक देता है। जैसे हम मछली पकड़ने जाते हैं तो चारा का छोटा छोटा दाना बना करके पूरे तालाब में फैला देते हैं। अब तालाब में बहुत ढेर सारा मछली है तो क्या करता है, सभी मछली जो है उस चारा को खाने के लिए लड़ते हैं आपस में, है ना। ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट में बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा फेंके हुए जो शेयर हैं उसको पाने के लिए लोग लड़ते हैं। ठीक है, उसको इंट्राडे या फिर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। वो वास्तव में कंपनी के इनकम का डिविडेंड नहीं है, वो कंपटीशन का इनकम है। आप जो है शेयर मार्केट से शेयर खरीद करके किसी कंपनी का मालिक नहीं बन सकते। उसको आपको वोटर राइट नहीं मिलेगा, उसमें आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसमें आपको डायरेक्टर बनने का, जीएम बनने का, मैनेजर बनने का आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आपको तो उसके ऑफिस में घुसने तक का अधिकार नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट से शेयर खरीद करके मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, है ना। वो मंडी है। क्योंकि हम अपने समाज के बीच में ही ये शेयर हम लोग बेचना चाहते हैं, ताकि एक भी बाहरी व्यक्ति, गैर आदिवासी व्यक्ति हमारे कंपनी का शेयर होल्डर मत बने। नहीं तो एक व्यक्ति भी बना तो बोलेगा कि आपके ब्लॉक के टीआरसी को मैं चलाऊंगा बोलेगा, और आप सब लोगों को झोला पकड़वाएगा। ठीक है, मेन चीज है एनएसडीएल और सीडीसीएल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए शेयर का। वो हमारा वहाँ का प्रक्रिया, वहाँ हमारा रजिस्टर्ड है एनएसडीएल और सीडीसीएल में। हर साल हम लोग उसका जो है फीस जमा करते हैं एनएसडीएल और सीडीसीएल में, है ना। तो साथियों, थोड़ा थोड़ा बात करते करते बहुत आज पूरा सेशन ही हो गया। संवाद वाला कार्यक्रम था, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना और आगे का संचालन सुनिश्चित बढ़िया में हमारे सभी सदस्यों को बारी बारी मौका दें। किसी को कोई डाउट हो या कोई बात करना हो तो कर सकते हैं, अदर सदस्य जवाब।